नमस्कार। विषय विशेष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लंबे समय से सीएए यानी नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को लागू करने की बात कह रही सरकार ने आखिरकार पूरे देश में नए नागरिकता कानून को लागू कर दिया। 11 मार्च की शाम को सीएए का नोटिफिकेशन जारी होते ही नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पूरे देश में लागू हो गया। लेकिन इस कानून के लागू होते ही एक तरफ जहां बीजेपी और इससे लाभान्वित होने वाले लोग खुशी जता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अनेक राजनीतिक दल और सीएए से बाहर रहने वाले लोग, विशेषकर मुस्लिम समुदायों ने खुलकर इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। देश के पूर्वोत्तर राज्यों विशेषकर असम में इसे लेकर भारी विरोध हो रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ ही तमिलनाडु और केरल के मुख्यमंत्रियों ने भी ऐलान कर दिया है कि वे अपने अपने राज्य में सीएए को लागू नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है तो इससे केंद्र और राज्यों के बीच टकराव और बढ़ सकता है। यह एक तरह से संघवाद की परिकल्पना पर चोट लगने वाली ही बात होगी। हालांकि संविधान के मुताबिक संघ सूची में शामिल किसी विषय पर कानून बनाने की जिम्मेदारी केंद्र को है और राज्यों को इसे लागू करना होता है। बहरहाल इस मुद्दे पर भी बात करेंगे इसी प्रोग्राम में आगे। फिलहाल तो सबसे मौजूद सवाल यही है कि आखिर सीएए का इतने बड़े पैमाने पर विरोध क्यों हो रहा है। क्यों यह कहा जा रहा है कि इससे संविधान की मूल भावना को चोट पहुंचेगी जब धर्म के आधार पर नागरिकता देने की बात की जाएगी, क्योंकि संविधान में धर्म के आधार पर नागरिकता की बात नहीं की गई है। दरअसल सीएए के तहत नागरिकता देने में मुस्लिम समुदाय को अलग रखा गया है और इसे लेकर काफी विरोध हो रहा है। विरोध करने वालों का कहना है कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों को कानून के समक्ष समता और कानून के समान संरक्षण की गारंटी की बात की गई है और यह कानून भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों पर समान रूप से लागू होता है। एक आरोप सीएए को लागू करने की टाइमिंग को लेकर भी हो रहा है। इसे लेकर राजनीतिक पार्टियों का कहना है कि करीब 4 साल पहले दिसंबर 2019 में ही जब यह बिल संसद द्वारा पारित हो गया था, तो अब तक क्यों नहीं लागू किया गया और अब जब 2024 का आम चुनाव होने में कुछ ही दिन रह गए तो सरकार ने इसे क्यों लागू कर दिया। ऐसे में विपक्षी राजनीतिक दल इसे लेकर सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। वहीं सरकार का कहना है कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 से किसी भी व्यक्ति, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, जो पहले से भारत का नागरिक है, उसकी नागरिकता को कोई खतरा नहीं है और न ही सीएए के लागू होने से किसी की नागरिकता जाएगी। सरकार का कहना है कि सीएए नागरिकता छीनने वाला नहीं बल्कि नागरिकता देने वाला कानून है। सरकार यह भी कह रही है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान चूंकि मुस्लिम बहुल देश है और वहां के गैर मुसलमानों ने धर्म के आधार पर काफी भेदभाव और धार्मिक उत्पीड़न का सामना किया है। अब इस कानून से इन मुल्कों से भारत आए लोगों को काफी राहत मिलेगी। अब बात आती है कि आखिर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में ऐसा क्या है जिसका इतने बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है। तो इस कानून के मुताबिक 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत में आकर बसने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को 11 साल की बजाय महज 5 साल भारत में गुजारने पर उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और बिना वैध दस्तावेजों के भी उन्हें भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। चूंकि नागरिकता अधिनियम 1955 अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित करता है, जिसे सीएए द्वारा संशोधित किया गया है। इस तरह यह कानून बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से बिना वैध दस्तावेज के भी भारत आए 6 गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समूह के लोगों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है। अब उन्हें विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत
निर्वासन का सामना नहीं करना पड़ेगा। हालांकि इस कानून में किसी भी अन्य कानून के उल्लंघन के मामले में सरकार को भारत के ओसीआई यानी विदेशी नागरिकता कार्ड धारकों के पंजीकरण को रद्द करने का भी प्रावधान है। इसके साथ ही सीएए के प्रावधान संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। इनके अलावा बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन क्षेत्रों पर भी सीएए के प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन क्षेत्रों में जाने वाले भारतीयों को इनर लाइन परमिट लेनी पड़ती है। वर्तमान में यह परमिट व्यवस्था अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड में लागू है। दरअसल नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत 69 साल पुराने भारतीय नागरिकता कानून में संशोधन किया गया है, जो वर्तमान में अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिक बनने से रोकता है। इसमें अवैध अप्रवासियों को उन विदेशियों के रूप में परिभाषित किया गया है जो वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश करते हैं या निर्धारित समय से ज्यादा दिनों तक रहते हैं। अब अगर संविधान की बात करें तो संविधान नागरिकता से संबंधित पूरी विधि प्रस्तुत नहीं करता है। संविधान का भाग 2 केवल उन वर्गों के लोगों के बारे में उल्लेख करता है जो संविधान के लागू होने के समय यानी 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिक माने गए थे, और नागरिकता से संबंधित शेष बातों के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद को प्रदान करता है। संविधान का अनुच्छेद 11 इस विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति देता है, और इसी के तहत संसद ने नागरिकता संबंधी प्रावधानों को पूरा करने के लिए 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया, जिसमें अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 10 तक नागरिकता पाने की योग्यता को परिभाषित किया गया है, जबकि अनुच्छेद 11 इस विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार देता है। दरअसल भारत एक ऐसा देश है जहां शरणार्थी आते रहे हैं। 1947 में देश के बंटवारे के समय ही लाखों लोग सीमा पार करके यहां आए थे। ऐसे ही बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान हजारों लाखों लोग पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, वहां से भारत में शरणार्थी के रूप में दाखिल हुए थे। दरअसल यूएन कन्वेंशन के मुताबिक शरणार्थियों को किसी भी देश में आने से रोका नहीं जाना चाहिए, और यह उस देश के विवेक पर निर्भर करता है कि वह उन लोगों को अपना नागरिक बनाए या नहीं बनाए। हालांकि भारत ने इस कन्वेंशन पर हस्ताक्षर नहीं किया है। भारत का कहना है कि हम पहले विभाजन की त्रासदी झेल रहे लोगों को बसाएं या फिर अन्य शरणार्थियों के बारे में सोचें और उन्हें बसाएं। इसी वजह से उन्हें नागरिकता देने की एक व्यवहारिक नीति गढ़ी गई और कोई कानून नहीं बनाया गया। यह स्थिति सीएए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने से पहले तक बनी रही, लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के जरिए नागरिकता देने से संबंधित नियम में बदलाव किया गया है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वह यह है कि आखिर सीएए का विरोध क्यों हो रहा है। तो पहला विरोध तो इसी बात को लेकर हो रहा है कि सीएए संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। इसका विरोध करने वाले इसे पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। दरअसल सीएए में धर्म को नागरिकता का आधार बनाया गया है, जबकि संविधान के भाग 2 में जिसमें नागरिकता का जिक्र है उसमें धर्म शामिल नहीं। इस वजह से यह कहा जा रहा है कि इसमें धर्म को आधार पर बंटवारा किया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जो देश में रहने वाले सभी लोगों को कानून के समक्ष बराबरी और संरक्षण की गारंटी देता है। इस आधार पर यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या प्रताड़ित सिर्फ अल्पसंख्यक होते हैं। उनका कहना है कि पड़ोसी देशों में अहमदिया की हालत बहुत अच्छी नहीं, तो क्या उनको महज इसलिए नागरिकता नहीं दी जा सकती क्योंकि वे मुस्लिम हैं। इस आधार पर सीएए के खिलाफ करीब 200 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, जिस पर अभी सुनवाई का इंतजार है। सीएए एक्ट को चुनौती देते हुए केरल सरकार ने भी अपनी तरफ से एक याचिका डाली हुई है, जो अभी लंबित है। सीएए के विरोध का एक बड़ा कारण एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर भी है, जिसे लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों विशेषकर असम में खासा विरोध हो रहा है।
दरअसल असम के लोग इसे 1985 में हुए असम समझौता, जिसे असम अकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है, उसका उल्लंघन मान रहे हैं। दरअसल एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स सभी भारतीय नागरिकों के रिकॉर्ड रखने का एक रजिस्टर है, जिसका मकसद मुख्य रूप से अवैध रूप से भारत में बसे घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना है। इसे 2003-2004 में संशोधित नागरिकता अधिनियम 1955 के जरिए अधिकृत किया गया और असम को छोड़कर अभी तक कहीं भी लागू नहीं किया गया। दरअसल सीमावर्ती राज्य होने की वजह से असम में घुसपैठ की समस्या शुरू से रही है और यही वजह है कि 1951 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर 1951 में ही राज्य के लिए एनआरसी बनाया गया था, लेकिन बाद में इसका रखरखाव नहीं किया गया। अब बात आती है असम समझौते और असम में दूसरी बार हुए एनआरसी की और उससे जुड़ी सीएए को लेकर आशंका की। तो सबसे पहले बात करते हैं 1985 में हुए असम समझौते की। जब 1971 के युद्ध के दौरान और बांग्लादेश बनने के बाद भी असम में भारी संख्या में शरणार्थियों का आना जारी रहा, जिसके चलते राज्य की आबादी का स्वरूप बदलने लगा, तो इसे लेकर 1980 के दशक में आसू यानी ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजने के लिए एक आंदोलन शुरू किया। 6 साल तक चले इस आंदोलन के बाद 15 अगस्त 1985 को आंदोलनकारियों और केंद्र सरकार के बीच एक समझौता हुआ, जिसे असम समझौता या असम एकॉर्ड के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अनुसार 25 मार्च 1971 के बाद असम में प्रवेश करने वालों की पहचान की जानी थी और उन्हें राज्य से बाहर किया जाना था। हालांकि इस पर पूरी तरह से अमल नहीं हो पाया जिस तरीके से होना चाहिए था। वहीं असम में दूसरी बार एनआरसी को अपडेट करने का फैसला 2005 में यूपीए सरकार द्वारा लिया गया, लेकिन इस पर विवाद काफी बढ़ गया और आखिरकार मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही 2015 में दूसरी बार असम में एनआरसी अपडेट करने का काम शुरू हुआ, जिसकी रिपोर्ट 31 अगस्त 2019 को प्रकाशित किया गया। एनआरसी की इस अंतिम सूची में असम में रहने वाले करीब 19 लाख से ज्यादा लोगों के नाम शामिल नहीं थे, जिनमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्म के लोग शामिल थे। इसे लेकर उनकी नागरिकता के बारे में संशय पैदा हो गया और उन्होंने एनआरसी और सीएए का विरोध करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि जब 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद से पारित हुआ था, तो इसे लेकर देश के कई हिस्सों विशेषकर असम में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। अब यहाँ एक बात विशेष रूप से गौर करने वाली है कि असम में सीएए को लेकर दो तरफा विरोध हो रहा है। एक तो मुस्लिम समुदाय के वे लोग विरोध कर रहे हैं जिनका नाम एनआरसी में नहीं है, और दूसरा असम के मूल निवासी। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि एनआरसी की सूची जारी होने के बाद से ही वे लोग स्टेटलेस हो गए हैं, यानी किसी भी देश के नागरिक नहीं रहे। लेकिन सीए के लागू होने से असम के गैर मुस्लिमों को, जिनका नाम एनआरसी में शामिल नहीं था, उन्हें नागरिकता प्राप्त करने का एक और अवसर मिल जाएगा, जबकि वहां के मुस्लिमों को अवैध प्रवासी घोषित कर उन पर विदेशी कानून लागू किए जाएंगे। वहीं असमिया लोगों का विरोध इस बात को लेकर है कि सीएए असम समझौते का उल्लंघन करता है, क्योंकि इसके तहत उन लोगों को भी भारतीय नागरिकता दी जाएगी जो 1971 के बाद और 2014 से पहले भारत आए हैं और असम में बस गए। इससे असमिया संस्कृति, उसकी सामाजिक संरचना, वहाँ की डेमोग्राफी और उनकी पहचान खतरे में पड़ जाएगी। साथ ही वहाँ के संसाधनों पर भी इससे काफी दबाव बढ़ेगा, ऐसा उनका मानना है। अब अगर बात करें सीएए को राज्यों द्वारा लागू नहीं करने की बात कहने की, तो नागरिकता पूरी तरह से केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह संघ सूची का विषय है और राज्यों के पास इसे लागू करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं। हाँ, असहमत होने पर वे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं।
दरअसल संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसके तहत संघ सूची वर्तमान में 100 विषय आते हैं जिन पर सिर्फ केंद्र ही कानून बना सकता है और राज्यों को उसे लागू करना होता है। और नागरिकता इसी संघ सूची का विषय है, न कि राज्य सूची का। सीए के लागू होने के बाद से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार इसके जरिए भेदभाव कर रही है, साथ ही गैर मुस्लिम समुदाय के वोट को आम चुनाव में हासिल करना चाहती है। विपक्षी पार्टियों का तो यह भी आरोप है कि पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय और असम में बड़े पैमाने पर बंगाली हिंदू दशकों से रह रहे हैं, जो आम चुनाव में कई सीटों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं और सरकार सीए के जरिए उन्हें अपनी तरफ करना चाहती है। वहीं सरकार विपक्ष के इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए इसे विपक्ष के तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। सरकार का कहना है कि धर्म के आधार पर इन अल्पसंख्यकों के साथ संबंधित देशों में काफी सामाजिक और आर्थिक उत्पीड़न लंबे समय से होता रहा और जिन्हें उन्हें बहुत गंभीरता से भुगतना पड़ा। अब इससे उन्हें मुक्ति मिलेगी। सरकार यह भी कह रही है कि सीए कानून किसी भी तरह से संवैधानिक प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं करता और ना ही इस कानून में देश के नागरिकों की नागरिकता लेने का कोई भी प्रावधान है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि अब इस पर आगे किस तरीके की राजनीति होती है। अगर आपको यह वीडियो और इसके कंटेंट पसंद आए हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।